नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जहां हम टू द पॉइंट एनसीईआरटी बात कर रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था जेनेटिक्स, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या। पार्ट 2 में आज हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा, एक तो मेंडल्स के लॉ। मेंडल्स के लॉ हमने पहले भी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उसको कंटिन्यू करना है। मेंडल्स के लॉ में हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ने थे हमें। फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन क्या थे कि फर्स्ट लॉ में हमें जो एक्सेप्शन दिए थे, मेंडल का फर्स्ट लॉ था कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दो लॉ दिए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो अपवाद थे, एक तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा था कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि हमने जो वहां पर देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा जो हमने लिया था, तो F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे लंबे मिल रहे थे, और F2 जनरेशन में हमको लंबे भी मिल रहे थे और बोने भी मिल रहे थे, और उनके बीच के संकर भी मिल रहे थे। तो वहां पर अपना अनुपात क्या आ रहा था, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता था एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आता था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि F1 जनरेशन में ही डोमिनेंट ही कैरेक्टर आए। इन्होंने बोला कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट था उसका कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया और रिसेसिव का भी कैरेक्टर आया, तो दोनों का कैरेक्टर एक तरह से अपने कंप्लीट प्रभाव नहीं दर्शा पाया, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट, क्योंकि प्रभावी कैरेक्टर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाया। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे इसमें मेंडल्स लॉ के जो एक्सेप्शन है, साथ में इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे। चलिए भाई, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में संतति प्रभावी लक्षण वाली होनी चाहिए, उसके कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार। किंतु कुछ जीवों में F1 पीढ़ी की संतति दोनों जनकों से भिन्न लक्षण वाली होती है, ना तो रिसेसिव पेरेंट से मिलती है और ना ही डोमिनेंट पेरेंट से मिलती है। अपूर्ण प्रभाविकता में F1 संतति में प्रभावी व अप्रभावी दोनों कारक उपस्थित होते हैं। याद रखना, ये यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होते हैं कि भाई अपूर्ण प्रभाविता में F1 संतति में प्रभावी व अप्रभावी दोनों कारक उपस्थित तो होते हैं, किंतु प्रभावी कारक पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दर्शाता। इसके परिणाम स्वरूप दोनों जनकों से भिन्न व मध्य प्रकार की संतति उत्पन्न होती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा का जो प्लांट है उसमें दो रंग के फ्लावर हम लेते हैं, एक लेते हैं व्हाइट और एक लेते हैं रेड। तो हमें मिलना चाहिए था जो डोमिनेंट है, यदि लाल हमारा डोमिनेंट है तो हमें रेड मिलना चाहिए था, लेकिन हमको कौन से मिलते हैं, गुलाबी मिलते हैं, पिंक कलर के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बेटा? पिंक कलर के। तो ये पिंक कलर आया कहां से? ना तो व्हाइट अपना पूरा इफेक्ट दे पाया है और ना ही रेड अपना पूरा इफेक्ट दे पाया है, इस वजह से हमें क्या मिलते हैं, सारे गुलाबी मिलते हैं। और फिर वापस से सेल्फिंग कराने पर हमारे पास में 1:1 फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, सेम होता है। चलिए पढ़ते हैं। अपूर्ण प्रभावितता की खोज सर्वप्रथम कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा में की थी। कोरेंस ने किसने की? कोरेंस ने की थी किसने? मिराबिलिस जलापा ने, या ने है। कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा में की थी। इस पादप को फोरोक्लोक प्लांट या गुल ए बांस भी कहते हैं। नाम याद रखना, मिराबिलिस में पुष्प के रंग के आधार पर 3 प्रकार के पादप पाए जाते हैं। कौन कौन से? लाल, सफेद, गुलाबी। जब एक लाल पुष्प व सफेद पुष्प वाले पादप का क्रॉस कराया जाता है तो F1 संतति का पादप कौन सा मिलता है? गुलाबी रंग का। जबकि मिलना कौन सा चाहिए था? लाल रंग का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण है कि लाल रंग की जीन सफेद रंग की जीन पर अपूर्ण प्रभावी होती है। जब गुलाबी पुष्प वाली F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी की संतति का समलक्षणी अनुपात सामान्य एक संकर क्रॉस अनुपात 3:1 के स्थान पर 3:1 के स्थान पर लाल, गुलाबी, सफेद 1:2:1 तथा अपूर्ण प्रभावितता में F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात व समजीनी अनुपात समान होते हैं। मतलब दोनों के दोनों ही जो अनुपात है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? 1:1 देन 1:1। दूसरा एग्जाम्पल भी है इसमें। एंटीराइनम मंजूसा में पुष्प का रंग
पादप में अपूर्ण प्रभाविता दिखाई गई है और इस पादप को क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन या कुत्ता पुष्प पादप भी कहते हैं। इस पादप में भी मिराबिलिस ज्वालापा के समान पुष्प के रम की वंशानुगति में अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। तो ये रहा स्वान पुष्प। आप लोगों ने देखा होगा इनके क्या बनाए जाते हैं? बुग्गे वगैरह बनाए जाते हैं, गुलदस्ते बनाए जाते हैं। तो इस तरह के ये होते हैं प्लांट। दूसरा, सप्रभावितता। वहां पर क्या था? अपूर्ण प्रभावितता। जो प्रभावी जनक थे और अप्रभावी जनक थे वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाए, तो अपूर्ण प्रभावितता। अब सप्रभावितता मतलब ए जनक जो प्रभावी है, दूसरा जनक जो अप्रभावी है, दोनों अपना प्रभाव आधा आधा दर्शाएं, मतलब दोनों के प्रभाव आए, तो इसको बोलते हैं सप्रभावितता। क्या है? देखिए, इसे कोडोमिनेंस कहते हैं। सप्रभावितता एक ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी के दोनों जनकों से मिलते जुलती रहे। F1 पीढ़ी है जो दोनों जनकों से यदि मिलती जुलती है तो सप्रभावितता, और उनसे भिन्न है तो अपूर्ण प्रभावितता। इस प्रकार का अच्छा उदाहरण है मानव में ए बी ओ रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार के लाल रुधिर कोशिकाएं। वैसे तो ए बी ओ जो रुधिर है ना, ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। ए बी ओ रुधिर वर्ग का नियंत्रण आई जीन करती हैं, और आई जीन के कितने एलील होते हैं? जीन आई के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई। एलील ए, आई ए और आई बी कुछ भिन्न प्रकार के शर्करा का उत्पादन करते हैं, और एलील आई किसी भी प्रकार के शर्करा का उत्पादन नहीं करता। तो मानव जीन में द्विगुणित होता है। मानव जीन क्या होता है? द्विगुणित होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं। यदि आई ए, आई बी और आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, कौन? आई ए, आई बी आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। अर्थात जब आई ए विद्यमान हो तो केवल आई ए अभिव्यक्त होता है, और जब आई बी आई विद्यमान हो तो केवल आई बी अभिव्यक्त होता है। तो ब्लड ग्रुप किस तरह से आता है? देखिए, इधर ये बोल रहा है कि हमारे पास में इस तरह का आई ए, आई ए देन आई है, तो ये डोमिनेंट होगा। तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? ब्लड ग्रुप हमारे पास में आएगा ए। जब आई बी और आई है तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? बी आएगा। और जब आई ए और आई बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? ए बी आएगा। तो हमारे पास में ये वाला, हमारे पास में जो ये एग्जाम्पल है, यह सप्रभावितता का एग्जाम्पल है, क्योंकि आई ए और आई बी दोनों अपने कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो यह सप्रभावितता का एग्जाम्पल है। और जब हम बात करते हैं क्या दोनों स्मॉल आई एक साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ होता है। तो इस तरह से ये 4 ब्लड ग्रुप हम बात करते हैं किसके बेसिस पर होते हैं? एलील के बेसिस पर। अब आई ए और किस कंडीशन में आ सकता है? आई ए इस कंडीशन में भी आ सकता है, आई ए एंड देन आई ए, आई बी देन आई बी। तो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने एलील हो गए? 6 एलील हो गए यहाँ पे। तो यही बात वो बोल रहा है। देखो इधर, यही बात वो हमें क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इधर, अर्थात जब आई विद्यमान हो तो केवल आई ए अभिव्यक्त होता है, और आई बी और आई विद्यमान हो तो केवल आई बी व्यक्त होता है। और आई तो शर्करा बनाता ही नहीं है, और जब आई ए आई बी दोनों उपस्थित हो तो ये अपने अपने प्रकार के शर्करा के अभिव्यक्त कर देते हैं, और यह घटना ही क्या कहलाती है? सप्रभावितता। इंपॉर्टेंट है, लाइन याद कर लेना। आई ए और आई बी क्या है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अब हम इसमें पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? 2 जीनों की वंशानुगति। मेंडल ने किसकी बात करी थी? 2 जीनों की वंशानुगति, मतलब 2 कैरेक्टर को लेकर यदि वंशानुगति का अध्ययन किया जाए तो इसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखो, ऐसा क्रॉस जिसमें 2 जोड़ी, क्या बेटा? जिसमें 2 जोड़ी किसकी बात कर रहे हैं? विपरीत विभेद लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने
लक्षण के एक जोड़े का प्रभाव दूसरे जोड़े पर प्रभाव देखना चाहता था कि भाई एक जोड़े का दूसरे जोड़े पर क्या प्रभाव हो रहा है, उसको देखने के लिए मेंडल ने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया। तो दो कैरेक्टर लिए, एक तो लिया बीज पत्र का रंग जिसमें पीला और हरा। पीला क्या था, प्रभावी, हरा क्या था, अप्रभावी। तो ये रहा पीला और ये क्या है, हरा। इसके साथ ही बीज की आकृति ली, गोल तथा झुर्रीदार। ये कौन सा गोल बीज है और ये कैसा है, झुर्रीदार बीज है। पीला तथा गोल तो प्रभावी थे और हरा और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण थे। हरा और झुर्रीदार क्या थे बेटा, अप्रभावी लक्षण थे। तो इनकी बात करते हैं, देखते हैं। देखिए मेंडल ने पीले और गोल बीज वाले पौधों को हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ क्रॉस कराया। देखिए इधर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, देखिए F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे मिले, पीले और गोल बीज वाले प्राप्त मिले। मतलब जहां पर भी इन्होंने क्या किया, कैपिटल R और कैपिटल Y आया उसी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर आए। तो यहां पर इसने गोल और पीला लिया, यहां पर इसने हरा और झुर्रीदार लिया। इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल R कैपिटल Y, इसके गैमेट बनेंगे स्मॉल r स्मॉल y। इनसे यहां पर F1 पीढ़ी मिलेगी जिसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y होगा। तो जो कैरेक्टर आएगा वो कौन सा होगा, गोल व पीला। तो यहां पर हमें F1 जनरेशन मिली जो किसी मिली, गोल व पीली। और F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे मिले 9:3:3:1 अनुपात में, और यह अनुपात को द्विसंकर अनुपात या लक्षण प्रारूप भी कहा जाता है। लक्षण प्रारूप किसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का। तो देखिए यहां पर इसको कि ये अब इसका F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराएंगे हम लोग। F1 पीढ़ी का क्या करेंगे, सेल्फिंग। तो कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम गैमेट बनाएंगे, किसके, जो हमें गैमेट मिले हैं। हमारे पास में ये प्रोडक्ट था F1 पीढ़ी में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। इसके 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट कैसे बनेंगे, देखिए इधर कैपिटल R इधर ले लिया जाएगा, स्मॉल r यहां लिया जाएगा, इसका इसके साथ में क्रॉस, इसका स्मॉल y के साथ में, इसका कैपिटल Y के साथ में, इसका स्मॉल y के साथ में गैमेट बनाएंगे हमारे पास में कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y। तो ये 4 गैमेट बने हमारे पास में। क्या बने, ये 4 गैमेट बने। अब इसी तरह से ये किसको डिनोट करते हैं, ये गैमेट डिनोट करते हैं मेल को। अब 4 गैमेट और रहेंगे, किसके रहेंगे, फीमेल के। जैसे कि कैपिटल R कैपिटल Y एक गैमेट ये हो गया, देन कैपिटल R स्मॉल y एक गैमेट ये हो गया, स्मॉल r कैपिटल Y एक गैमेट ये हो गया, देन एक गैमेट क्या है हमारे पास में, दोनों स्मॉल। जब इसका यहाँ से इस तरह से सेल्फिंग कराने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें टोटल कितने मिले, 1 to लेकर 16 प्रोजीनी हमें मिले। और इन प्रोजीनियों का लक्षण प्रारूप जो देखा गया वो आया क्या, वो लक्षण प्रारूप हमें मिला 9:3:1। ये हमें मिला लक्षण प्रारूप, फिनोटिपिक रेशो। तो इस फिनोटिपिक रेशो को डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर अपना देखो, मैं बात करूं आप लोगों का कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस हम देख रहे हैं। तो यहां पर हमें जो अनुपात मिला, लक्षण प्रारूप अनुपात, वो क्या मिला, 9:3:3:1। तो यहां पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बना जो हमें 9 तो मिले राउंड एंड येलो, देन अगेन 1 2 3 ये एक और ट्राइंगल बना तो ये मिले 3 हमें राउंड एंड ग्रीन। देन उसके बाद में ये 3 1 2 3 ये हमें मिले 3 रिंकल्ड एंड येलो और एक मिला हमें कौन सा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1। देन जीनोटिपिक रेशियो आपको निकालना है तो आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है उसे क्या करेंगे, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करें कि हम लोगों ने यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस तो पढ़ लिया, इसके बेसिस पर मेंडल ने एक लॉ दिया है जिसका नाम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब यहाँ पर जब हमने गैमेट बनाए तो गैमेट के अंदर जो 2 कैरेक्टर थे वो 50% एक दूसरे से फ्रीली क्या होते हैं, गैमेट बनाते टाइम मूव होते हैं। तो हमारा यहाँ पर स्वतंत्र अपयूहन का नियम है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम किसके बेसिस पर आया, डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर।
द्विसंकर क्रॉस के प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। ये पूछा जाता है, याद रखना। देन यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों को लिए दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पौधे में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और पादप पराग उत्पन्न करने के समय जीन के दो जोड़ी के विसंयोजन को समझने के लिए पुनेट वर्ग सफलतापूर्वक प्रयोग में लिया जाता है। जीन की एक जोड़ी, एक में कैपिटल आर और स्मॉल आर के विसंयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में कैपिटल आर विद्यमान होता है और 50% जीन में स्मॉल आर विद्यमान होता है। अब ये आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर होने के साथ साथ ही एलील कैपिटल वाई या स्मॉल वाई भी होते हैं। अब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का विसंयोजन भी कैपिटल आर और स्मॉल आर के समान ही होता है। याद रखने लायक यह महत्वपूर्ण बात है कि 50% आर और 50% स्मॉल आर का विसंयोजन 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई के विसंयोजन से क्या है, स्वतंत्र है। एकदम स्वतंत्र रूप से क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। तो ये बात बोल रहा है कि अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। कौन कौन से युग्मक बने थे हमारे पास में, ये युग्मक बने थे। कौन से गैमेट बने थे बेटा, ये युग्मकों के 4 जीनोटाइप, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 4 जीनोटाइप युग्मकों के बन जाते हैं जिसमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की कितनी होती है, 25%। ये 25%, ये 25%, ये 25% और ये 25%। अब आप पेनेट वर्ग को दो पार्श्व में, जिसमें हम एक को तो किसको डिनोट करते हैं, मेल से, और एक को फीमेल से। तो यहां पर हम फीमेल और इधर मेल, इसका क्रॉस कराकर हमारे पास में कितने मिले थे, 16 प्रोजेनी मिली थी हमें। तो उन युग्मकों के संगठन का पता करना आसान होगा जो F2 पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि कितने हमारे पास में 16 वर्ग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, 16 वर्ग बन जाते हैं। तो देखो यहां पर आप लोगों को, अब हम बात करेंगे किसकी, बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या था, जो F1 जनरेशन मिली उसका यदि प्रभावी और अप्रभावी जनकों के साथ में क्रॉस कराया जाए, किसके साथ में, प्रभावी और अप्रभावी जनकों के साथ में क्रॉस कराया जाए तो हमें इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। F1 पीढ़ी के संकर पादपों का उनके पैतृकों के साथ संकरण संकर पूर्व संकरण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, जब आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। F1 जनरेशन हमें ये मिलती है, क्या मिलती है, F1 जनरेशन हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलती है। इसका क्रॉस क्या मिलती है हमें, F1 जनरेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस यदि प्रभावी जनकों के साथ कराया जाए तो इसे बोलते हैं आउट क्रॉस। और F1 जनरेशन ये है और इसका क्रॉस अप्रभावी जनकों के साथ कराया जाए तो इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इनमें डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए, इनका डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस ये है कि यहां पर इससे आउट क्रॉस कहा जाता है। इस क्रॉस से प्राप्त सभी संततियां प्रभावी लक्षण वाली होती हैं। इसकी F1 पीढ़ी में किसी भी प्रकार का विश्लेषण संभव नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, टेस्ट क्रॉस से हमें यह पता चलता है कि प्रभावी लक्षण रखने वाली कि कौन सी संतति है, प्रभावी लक्षण किसके पास है। तो यहां पर देखो, जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनकों के साथ में कराया जाता है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और इस क्रॉस के द्वारा 50% प्रभावी वाली लक्षण रखने वाली, 50% अप्रभावी रखने वाली पीढ़ियां प्राप्त होती हैं। और यहां यह क्रॉस प्रभावी जीव के जीनोटाइप का पता लगाने में सहायक है कि प्रभावी जीव कौन सा है जिसका जीनोटाइप ये है। तो यहां पर हमारा रेशो 50 एंड देन 50 आता है। 50 टॉल मिलेंगे और 50 हमें ड्वार्फ मिलेंगे। यहाँ 100% क्या मिलेंगे, सारे हमें टॉल मिलते हैं। तो ये यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:1 1:1 सेम होता है। अब हम बात करेंगे मानव में लिंग निर्धारण। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और लेब असिस्टेंट के टॉपिक के अकॉर्डिंग ह्यूमन में लिंग निर्धारण की बात की है। ह्यूमन में लिंग निर्धारण डिपेंड करता है XY क्रोमोसोम पर। मानव में टोटल बात करें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी तो कौन से होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक जोड़ी कौन सा होता है हमारे पास में,
सेक्स क्रोमोसोम। मेल में बात करें तो XY क्रोमोसोम और फीमेल में बात करें तो XX क्रोमोसोम। मेल में जो X क्रोमोसोम है वही सेक्स निर्धारण करने के लिए, लिंग निर्धारण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि मेल से एक्स क्रोमोसोम जाता है, फीमेल से ऑलवेज एक्स आता है तो गर्ल्स होगी, और मेल से यदि वाई जाता है और फीमेल से तो हमेशा एक्स आता है तो क्या होगा, बॉय होगा। देखिए इधर, जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है। कुल 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 22 जोड़ी नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिसे हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है इस तरह से, और नर में एक्स के अतिरिक्त क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई, और नर लक्षणों का निर्धारण होता है। नर में शुक्र जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कौन कौन से, एक तो एक्स बनता है और एक वाई बनता है। 50% एक्स युक्त और 50% वाई युक्त। इनके साथ ही ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी होते हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं। कौन कौन से, एक्स एक्स। यदि एक्स या वाई धारी क्रोमोसोम में से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर बराबर होती है। अंडाणु का निषेचन एक्स धारी शुक्राणु से हो तो युग्मनज क्या बनेगा, मादा बनेगा। इसके विपरीत वाई क्रोमोसोम धारी शुक्राणु से हो तो क्या बनेगा, नर संतति जन्म लेती है। इससे स्पष्ट है कि शुक्राणु आनुवांशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% तो होती है, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज में लड़की पैदा करने के लिए माता को दोष दिया जाता है। इस गलत अवधारणा के कारण उनके साथ अनेक दुर्व्यवहार होते आए हैं। पहले के जो अनपढ़ गंवार लोग थे वो बोलते थे कि लड़का हुआ या लड़की, लड़कियां हो रही हैं तो वो माता को दोष देते थे, लेकिन इसमें माता के ऊपर या फीमेल का कोई रोल नहीं है। लड़का हुआ कि लड़की, ये डिसाइड करता है कौन, मेल। मेल से यदि एक्स क्रोमोसोम आएगा तो गर्ल्स होगी, मेल से वाई आएगा तो क्या होगा, बॉय होगा। मेल 2 प्रकार के युग्मक बनाता है। कौन सा, A+X और A+Y। ये क्रोमोसोम, ये वाला गैमेट जाएगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ये वाला गैमेट जाएगा तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। देखिए ये फीमेल में XX है और फीमेल, मेल के अंदर क्या, XY क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहां तक हमने बेटा, यहां तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमने मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की बात करी। आगे हम इसमें लेके आएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।